ओके सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है, सही लिखा है इक्वेशन 1 एंड y, मतलब इस क्वेश्चन में पहले आपको इसमें y दिख रहा है ना, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आपको इसमें दो टर्म्स दिख रहे हैं y एंड z। ओके y और z दिख रहे हैं, दैट इज व्हाट, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे z के फॉर्मेट में। मैं पहले आपको बता रही हूँ अप्रोच, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे डेवलप होती है चीजें दिमाग में, कि तीन रूट्स मिलेंगे। तो भाई हमें पता है यहाँ पर ये y z स्क्वायर के टर्म में आएगा, मतलब z के रूट्स मिलेंगे और यहाँ पर भी z के रूट मिलेंगे। तो आई होप ये आपकी एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जहां से आपको तीन रूट्स मिल जाएंगे, और ये इक्वेशन ए जो भी बनेगी उसमें आपको जो तीन रूट्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वेशन ए के। फिर इक्वेशन बी, इन form of m has two roots c and 12 where c is average of roots of equation a। इन तीनों के जो रूट्स आएंगे उनका एवरेज होगा और c इसके दो रूट्स होंगे। तो चलो ये तो बात की बात है, पहले हम चलेंगे किस पे, इक्वेशन 2 पे, क्योंकि वहीं से हम कुछ निकाल पाएंगे, इसके अलावा तो अपन के पास और कोई भी रास्ता है नहीं। ओके तो चलो भाई इधर आ जाओ। तो दूसरी इक्वेशन को पहले पकड़िए। पहली इक्वेशन को पहले एक सिस्टमैटिक वे में क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट करिए। तो अगर डिनोमिनेटर में देखें हाईएस्ट जेड का स्क्वायर है, पूरी इक्वेशन को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए। तो इक्वेशन 1 का फॉर्मेट कैसा बनेगा, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ जेड स्क्वायर से करोगे तो ये 8z आएगा और ये 8z इधर आएगा तो माइनस का 8z होगा। यहाँ से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। ओके और इक्वेशन ए दोनों का मल्टीप्लाई करके बनेगी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन 2 से आप क्या y की वैल्यू निकालोगे। तो इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, 4z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ओके 4z है और अंदर दो है तो 4 दूनी 8, 8z ये हो गया प्लस 4zy ये हो गया। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को कैसे समझोगे, सबसे पहले ये सारे टर्म्स आप इधर ले आइए। कैसे, 4z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 8z माइनस 4zy इज इक्वल टू 0। इसको देखो तो आपको कोई ना कोई एक फॉर्मेट दिख रहा है जिसे आपको बनाना पड़ेगा। क्या दिख रहा है आपको, इसमें टर्म्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एल्जेब्राइक आपने ऐसा कौन सा फॉर्मेट पढ़ा हुआ है फॉर्मूले में जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लाइव बैच शुरू है आपकी कोई, यस अंकित ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल 0 से स्टार्ट है, अभी 6-7 दिन हुए हैं। आप ले लीजिए 2024 का। ठीक है, मैंने ज़्यादा यूट्यूब पे उसका प्रमोशन नहीं किया हुआ है, बट यस वेबसाइट पे आप देखोगे स्टार्ट हो गया है। 3 रूट्स z 5 3 एंड y की वैल्यू 8 8 2। साहिल ने आंसर दिया है 5 3। काफ़ी लोगों के आ रहे हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, z की वैल्यू 1 5 3 आएगी। ठीक है फाइनली। चलो अब इसको अगर हम देखें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं, मतलब दो ऐसे रहे होंगे जिसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रही होगी। तो अगर मैं इसे देखूं 4z में से इसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर करूं तो 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये y स्क्वायर दिया हुआ है, कोई बात नहीं ऐसे किया, फिर इसको हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। बट बात यहाँ नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर माइनस भी इंक्लूडिंग साइन है। तो इंक्लूडिंग साइन जब चलेंगे तो इंक्लूडिंग साइन आपके 2ab मल्टीप्लाई होते हैं, तो फॉर्मूला उस हिसाब से लिटिल बिट प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो भाई अगर ये 4y है तो 4y कहाँ से आएगा, प्लस का आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आया होगा। ठीक है, 4y भाई कहां से आया होगा, इसमें से दो, क्योंकि अब ये a का काम कर रहा है। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। a कितना है 2z, b कितना है y मान लिया और c आपका z मान लिया। तो ये 4y कहां से आया होगा, कहीं ना कहीं b की वैल्यू y और दिस इज 2। तो यहाँ तो z है तो 2 2 जा 4, मतलब 2bc से आया होगा और 2bc से आया होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस का 8z आ रहा है, 8z तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 2 दूनी 4z और ये 2ac रहा होगा, दैट इज माइनस का आ रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक माइनस का रहा होगा।
रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तो हम कह सकते हैं इनमें से कोई एक माइनस का रहा होगा। फिर -4zy की बात करिए तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा और इन दोनों में से कुछ ना कुछ माइनस का रहा होगा। तो अगर अब हम यहाँ पर माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 2z² में ये पहला टर्म है, इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए और इन दोनों को आप नेगेटिव कर दीजिए। अब करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, a² + b² + c² प्लस 2ab का मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 4zy। तो यहाँ पर 2ab में तो एक तो माइनस का है, तो जब एक माइनस का है तो माइनस में चला जाएगा, मतलब 2ab का मतलब 2 2 4zy, माइनस का 4zy दिख रहा है एक पार्ट। फिर 2bc करिए, 2ab हो गया 2bc, तो 2 दूनी 4y और ये माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों अपने माइनस के लिए हैं, तो 2bc का मतलब हुआ 2 दूनी 4 मतलब माइनस माइनस प्लस 4y। ठीक, फिर उसके बाद आया 2ca का मतलब c और a, 2 दूनी 4 दूनी 8z और एक माइनस का है तो माइनस का 8z इज इक्वल टू 0। हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, मतलब ये परफेक्टली इस तरीके से फ्रेम हुआ होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर इंक्लूडिंग साइन, दैट मीन्स व्हाट, 2z - y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आएगा। तो y की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी कितनी, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर 0 है तो कोई भी चीज स्क्वायर में है वो तभी 0 होगी जब वो इटसेल्फ 0 होगी, बिकॉज आप प्लस या माइनस किसी भी वैल्यू का जब भी स्क्वायर करोगे वो कभी भी 0 नहीं देगी, एक्सेप्ट आपका 1, ओके सॉरी 0, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट 0, ओके। अब यहां पर देखिए ये आप टर्म 0 करोगे तो 2z = y + 2, या फिर मुझे y चाहिए था, y आ गया 2z - 2, यहां से ये मिल गया। ठीक है, ये जो पार्ट था ये थोड़ा सा समझने वाला था, जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अनमोल ये कैसा चमत्कार आपने बोल दिया, अभी तक तो यही सुन रहे हैं मैम मोटे हो गए हो। भाई तुम्हें स्पेशल पिज्जा पार्टी दी जाएगी, किसी लड़की को पतला कहना पता है कितनी बड़ी बात होती है। तो y की वैल्यू 2z - 2, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा एक बार और समझ लीजिएगा, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार से नहीं पूछा गया है, इस बार चांसेस हैं इसके पूछने के, तो हम एक्सपेक्टेड की तरफ ज्यादा जाते हैं। अब यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई कितनी, 2z - 2, और मेरे से बोला था समीकरण 1 जो मिलता है वो आपका इक्वेशन 1 और y को मल्टीप्लाई करने पे बनती है। 1 क्या मिली थी आपको, z² और माइनस का 8z + 15 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 2z - 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट वन इक्वेशन इन क्यूब। ठीक है, तो आपको क्यूब वाली इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी, आप इनको करिए मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2z - 2 को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बनता है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख दीजिए, ये बनेगा 5 × 15, 5 × 3 = 8, तो 5 × 3 = 8, तो एक फैक्टर बनेगा z - 5 और एक बनेगा आपका z - 3, यही बनेगा क्योंकि दोनों ऐड होके प्लस होंगे, यही आपके फैक्टर्स आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इनमें से इसको एक बार 0 करो, इसको एक बार 0 और इसको एक बार 0, z - 3 0 करोगे तो z3 आ गया, z - 5 0 करोगे तो z5 आ गया, 2z - 2 0 करोगे तो 2z = 2 या फिर z = 1। तो ये 3 रूट्स आ गए इक्वेशन ए के। नाउ अब इक्वेशन बी के बारे में क्या बोला था, equation b in the form of m has 2 roots c and 12 where c is average of the roots of equation a। तो इक्वेशन बी में माने एक रूट अल्फा आपको दिया हुआ है कितना 12 एंड बीटा इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दीज 3 रूट्स, 5 3 8 और 9, तो 3 क्वांटिटीज है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एवरेज में 3 से डिवाइड करिए, दिस इज 3। आपसे क्या बोला था, पहला क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन बी, तो जब भी आपको पता है इक्वेशन बी के 2 रूट्स हैं तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 रूट्स है तो क्यूबिक इक्वेशन, 4 रूट्स है तो 4 वाली इक्वेशन आपकी बनेगी। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, पॉलिनोमियल भी बनती हैं, बहुत सारी बातें होती है, वो सब फिर आपका कोर्स में नहीं आता, यहां तक चलो। अब आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है, फ्रेम करना है, आपको किस में फ्रेम करना है, इक्वेशन बी, और ये के फॉर्मेट में फ्रेम की गई है, के में फ्रेम करी गई है तो क्या बनेगी, k² - सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू के
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कभी भी आपको बोले दो रूट्स दिए हैं और इसमें पर्टिकुलर आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम करनी है, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इस तरीके से करेंगे। जिसको नहीं पता इसे लिख लेंगे। एक्स में करता तो के की जगह एक्स हो जाता, सो के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 12 प्लस 3 15 के, और ये 12 तिया 36 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। अब चलते हैं, y की वैल्यू की हमें नीड नहीं थी। ओके, हमें सिर्फ जो पूछा है हम वही निकालेंगे, फालतू की चीजें निकालने की नीड नहीं है हमें। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है इसे देख लेते हैं। ओके, तो सब हटा देंगे मैं। फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन y एंड z पूछा गया है, तो y की वैल्यू तो अपने को चाहिए ही रहेगी, है ना। तो करेक्ट रिलेशन बिटवीन y एंड z इफ y इज नॉन जीरो, y is non-zero. So we have only three values of z, 1, 5 and 3, right? तो अब z और y में रिलेशन क्या था? y is equal to 2z minus 2. When z is 1, y is 0, non-zero. So this is not possible because y is non-zero. Finally बोला हुआ है। z की वैल्यू 5 रखोगे तो यहाँ से 5 2 10 minus 2, y is equal to 8. z की वैल्यू 3 रखोगे, 3 2 6 में से 2 गया, y की वैल्यू 4. दैट मीन्स दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 4 एंड 8. तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर y नॉन जीरो है तो y की तो सिर्फ ये दो वैल्यूज ही पॉसिबल हो पा रही हैं। तो इन दिस केस z और y में क्या रिलेशन बनेगा बताओ, कौन बताएगा? भाई 1 5 3 है ये वैल्यूज, फिर भी इस केस में देखें तो z को देखो क्या है, z एक केस में y इज इक्वल टू 4 भी तो पॉसिबल है। क्यों भाई? y इज इक्वल टू 4 भी पॉसिबल है। सो क्या रिलेशन बनेगा, कौन बताएगा? एनीवन एल्स? सी एंड डी, वेरी गुड। ठीक है, आपका मॉक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। भाई z की वैल्यू 5 पे ये, तो z इस केस में छोटा बट z इस केस में बड़ा। जब भी एक ही कैटेगरी से छोटा बड़ा हो जाता है, सी एंड डी रिश्ता इनका खत्म, ईगो इशू। नेक्स्ट, इसे करो, अच्छा क्वेश्चन है। नो रिलेशन, एक गाना भी तो है नो रिलेशन वाला, करो भाई। ये लॉजिकल क्वेश्चन है शायद, हटाया है मैंने। एक क्वेश्चन एवरेज का आपका लॉजिकल मैंने स्किप मार दिया है शायद, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसमें। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q, तो P और Q की प्रेजेंट एज का रेशियो Z एंड Y दिया है, तो Z और Y अगर इसका रेशियो आ गया तो Z और Y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, यही इनडायरेक्टली बोला है। P's एज बिफोर 8 ईयर, तो 8 साल पहले की बात करें तो जो P की एज है, P और Q का रेशियो देखो 25% लेस देन Q। सपोज ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 75। सो द रेशियो इज 3:4, 75 और 100 का रेशियो। एंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर, क्या सीन है? 5:6। तो देखो रेशियो से काम बनेगा क्या, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ 1 का, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, मतलब कर सकते हैं कंपैरिजन। 3 और 5 का डिफरेंस 2, और यहाँ पर -8 से +4 तक गए तो पूरा स्पैन 8 4 12, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल, तो 6 त्रिक 18, ये है 8 साल पहले की एज, और ये 6 चौक 24, ये है 8 साल पहले की एज। तो P और Q की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 18 में 8 जोड़ोगे, 8 8 16, दैट इज 26, और ये 8 जोड़ोगे, 8 4 12, दैट इज 32। सो दिस इज द प्रेजेंट एज। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई P और Q की। तो रेशियो की बात करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16। सो क्या रेशियो हो गया आपका यहाँ पर, 2 एकम 2 और 2 6 12, 16 आएगा ये, 13 और 16 का रेशियो आपका ये हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नाउ आगे क्या बोला है, R इज मैरिड एट द सेम प्रेजेंट एज ऑफ P। ठीक है, R की जो मैरिज हो रही है वो कब हो रही है, जब P 26 साल का, प्रेजेंट एज मतलब 26 साल में। वाइल प्रेजेंट एज ऑफ R इज, तो R की जो अभी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 3/2 टाइम्स ऑफ Q। Q की एज कितनी रही है, 32, तो ये हो जाएगा 48 साल का आज की डेट में। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आर सन बोर्न आफ्टर 4 ईयर ऑफ हिज मैरिज, तो R की मैरिज के
4 साल बाद इसका कौन पैदा हो जाता है, इसका सन पैदा होता है, तो सन की एज वहां से काउंट होगी। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब सन आर का जब सन बॉर्न हुआ होगा तो ये कितने साल का होगा? आर की शादी कब हुई थी? जब प्रेजेंट एज पी की थी, मतलब जब आर 26 साल का था तब उसकी शादी हुई थी। दिस इज द मैरिज टाइम ऑफ आर। ओके, फिर इसके 4 साल बाद इसका कौन पैदा हो गया? सन पैदा हो गया, मतलब 30 साल बाद इसका सन पैदा हुआ। तो आर की एज कितनी आ गई? आर की एज जब इसका सन बॉर्न हुआ तब कितनी है? 30। ये कब की एज है? जब सन बॉर्न हुआ। ओके, और प्रेजेंट एज कितनी है? 18। मतलब 30 साल में इसका सन पैदा हुआ, आज की डेट में 48 साल के, तो अब सन यहाँ से 0 से काउंट होगा 18 तक, तो यहाँ से 30 और 48 का डिफरेंस इसके सन की एज होगी, दैट इज 18 ईयर्स। यही पूछा था। तो ये खानदान वाला क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून। और आपकी पेड क्लास नहीं हुई है, ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन किसी को याद है? मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, सडन आ गया है क्लास में तो मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं इसको स्किप भी कर सकती हूँ। तो ये लॉजिक मैंने आपको बताया था कि ये लॉजिक वही कर सकते हैं जिन्होंने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो आपको सीरीज दी है, बोला है दोनों सीरीज सेम पैटर्न फॉलो करती है, तो ये पी मिसिंग है, पी मिल गया, यहाँ रखोगे, दोनों सेम फॉलो कर रहे हैं, तो क्यू आर एस टी की भी वैल्यू आप निकाल लोगे। तो पहला वाला पार्ट फटाफट सॉल्व करो। 32, 33, 34, 38, पी एंड 650। सबसे पहले करो चेक डिफरेंस, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 8 में से 4 गया, 4 बचा। अब यहाँ पर 2 सीन बचे, तो एक एक 4 का मैंने क्या बताया था, ये फैक्टोरियल का स्क्वायर होते हैं। फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, दिस इज फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, तो फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 का स्क्वायर, यहाँ 36 का गैप होगा, 8 6 14, 3 3 6 और 1 7, तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 74 आ गई। सिमिलरली आगे जाएंगे, फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर होगा, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सारे नेचुरल नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में वहीं से स्टार्ट होके मल्टीप्लाई होके 1 तक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस सीरीज को फॉलो करवाओ तो 74 में से 30 गया, कितना बचेगा? 44, पहला टर्म हो गया। ठीक है, अब 44 पहला टर्म है, तो यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो 1 1 4 36, यही डिफरेंस, 1 गया 45 आया, तो 3Q की वैल्यू आपके पास हो गई 45, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ठीक, फिर यहाँ पर 1 जाएगा तो ये 46 होगा, और 46 को आप इक्वल करेंगे किसके? R प्लस 10 के, तो R कितना हो गया? यहाँ से 36 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद बारी आएगी 4 की, 6 4 10, तो ये हो जाएगा 50, तो S की वैल्यू हो गई 50, और 36 मतलब फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट इज फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 4 इज 4 दिया 12 दूनी 24, और 24 का स्क्वायर इज 576 ऐड कर दीजिए आप इसमें। सो इसमें आप 576 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 5 12, 626 आपका नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, या कुछ गड़बड़ करी है हमने? सॉरी, 36, 4 के बाद तो 36 ही आएगा, हमें आगे बढ़ना ही नहीं था, हमें यहीं पर देख लेना है, क्योंकि ये वाला भी तो नहीं किया। पी की यहाँ से वैल्यू तो 36, ये कितना हो जाएगा? 86, तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास 86। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, पहले में क्या बोला है? बी डिफरेंस बिटवीन पी एंड 4 टर्म ऑफ द सीरीज 1, तो बी है डिफरेंस बिटवीन पी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 74, एंड 4 टर्म ऑफ द सीरीज 1, 1 2 3 4, 38, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 36। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी, तो पी है 74 एंड टी है 76, तो 86 और पी 74 में डिफरेंस 2 12। C इज इक्वल टू बी बाय 3, बी की वैल्यू कितनी आई है? b बाय 3, b की वैल्यू है 36 बटे 2, b बाय 3 36 बटे 3 मतलब 12, तो विच इज द ट्रू रिलेशन? तो हमें क्या दिख रहा है? एक तो a इज इक्वल टू सी दिख रहा है ना, a और c बराबर ही तो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ये हमें सही दिख रहा।
ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने फ्लो में करवाया हुआ, बस रिवीजन के लिए लिया था क्योंकि फैक्टोरियल में आपको दिक्कत होती है। नेक्स्ट, सारी वैल्यूज पता है आपको, ठीक है। इफ ऑल फैक्टर्स ऑफ s प्लस 1, तो सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली हैं इनकी वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो p की वैल्यू 74 आई थी, ठीक। q की वैल्यू आपकी 15 आई थी, s की वैल्यू 50 थी, t की वैल्यू 86 थी, और r की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 48 या 36 की आई थी, 36 आई थी, राइट, ठीक है। तो r की वैल्यू हो जाएगी 36। चलो, इफ ऑल फैक्टर्स ऑफ s प्लस 1, s प्लस 1 मतलब 51 हुआ, 50 प्लस 1 r, इसके जो फैक्टर हैं a माइनस 12, पहले तो इसके फैक्टर देखो क्या बनेंगे। तो 17 या 51 होता, देखो 51 तक कितने इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, तो कौन कौन से बनेंगे पहले उन पर फोकस करिए। तो 1 से स्टार्ट करें, 1 होता है फैक्टर, होगा ही। 3 से कट रहा है क्योंकि सारे ऑड नंबर्स का ही फैक्टर बनेगा, 3 एकम 3 सत्ते 21, 3 से गया। फिर 17 या 51, और लास्ट वन इज 51। इसके अलावा कुछ ब्रेक कर सकते हो 51 को, नहीं कर सकते। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 51। a माइनस 12 का मतलब क्या होता है, a आपका कितना आया था, a माइनस 12 हमें नहीं पता है, q प्लस 2 पता है, 15 16 17, सो दिस इज q प्लस 2, ये हमारा बिजी हो गया, ठीक। r माइनस 30/2, r माइनस 36 में से 30 गया 6 बटे 2 3, मतलब ये भी बिजी हो गया, दिस इज r माइनस 30/2, ठीक है। एंड b की वैल्यू नहीं पता, तो इन दोनों में से ही आपके क्या रहेंगे, 1 और 51 को ही हम कह सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई a माइनस 12 रहा होगा और साथ में या फिर आपका b रहा होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकता है। हमें नहीं पता विच वन इज दिस वन एंड विच वन इज दिस वन। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ t, तो t इज कांस्टेंट 86 पता है, और मैक्स चाहिए a इज नियरेस्ट टू द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब मैक्स वैल्यू चाहिए तो a को भी मैक्स रखोगे, तो a अगर मैक्स चाहिए तो बड़ी वाली वैल्यू को रखोगे, दैट इज a माइनस 12 शुड बी व्हाट 51, छोटा नहीं रखोगे वरना छोटी वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 63 रखिए, तो 63 ऐड करोगे, 6 3 9, 8 6 14, 149 किसके नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर है, तो 144 इज 12 के नियर बाय है। ये नहीं कि 149 दिख रहा है तो 169 में और 149 में ज्यादा डिफरेंस है, 144 और 149 में नियरेस्ट डिफरेंस है, तो 12, दैट इज नन ऑफ दिस, 12 का स्क्वायर के आसपास है, ठीक, समझ गए, आई होप क्लियर होगा। हाँ, अब तो बहुत ठंडी खत्म ही है, आप समझ लो। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। 4000, चलो इसको करो ऐसे ही। अब आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहे हो, बड़े बड़े नंबर से पॉइंट में है, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस है, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स में आपके पास और कोई चारा नहीं है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, 2 लोगों का कट करके देख लो। तो ऐसे लिखो 4000, 6000, 108 00 22 480 54432 and last one is 14696.4, ठीक। अब इन दोनों में देखो तो ये कितने बार जाएगा, आप कट कर रही, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज 1.5, रॉन्ग नंबर इज p, ओके। अब यहाँ पर देखो p जो रॉन्ग होगा वही, अब 6000 और इन दोनों में काटो, तो जब आप 6000 और 10800 को कट करोगे, 2 जीरो गए, 12 पंचे 60 और 12 नहीं 108, 9/5 का मतलब क्या हुआ, 5 एकम 5, 5 9 40, मतलब 1.8 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे जब आप बढ़ोगे तो अब आप क्या देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं 3 के मल्टीपल को फॉलो कर रहा है, 3 पचे 15, 3 छंग 18, तो अगला क्या होना चाहिए, 3 सत्ते 21, दैट इज 2.1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 2.1 से मल्टीप्लाई जब आप इस पार्ट को करोगे, देन यू विल गेट व्हाट 1080, 1 पॉइंट गया 0 से, तो ये इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 20 प्लस 1 कर दीजिए इसको, कितना आएगा ये आपका 0 0, 2 8 16, 2 एकम 2, और इसमें इंटू 1, दैट इज 0801, ऐड करिए, दिस वन इज 680 इन प्लेस ऑफ 480, तो ये गलत है क्योंकि इसकी वैल्यू 22680 होगी। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 22480, क्योंकि रॉन्ग टर्म बोला है, तो p की वैल्यू क्या है आपकी ये, ठीक है। तो ये वाले जो पैटर्न होते हैं इनको कैसे हमें
सॉल्व करना है, यही तरीका आप रखना, अदरवाइज आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे। बट हाँ, हल्का फुल्का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है 6 108 में, 4 6 में, फिर 108 यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो। सेम 0.5 के कॉन्सेप्ट में भी अपन ऐसे ही जाते हैं। इसे देखो, ये भी गंदा सा फॉर्मेट है, कितने लोगों ने इसकी करी थी पता है? अगर मैं इसका करेक्शन का पॉइंट देखूं ना, 7 से 7.5% लोगों ने इसको गलत किया है और 1% सिर्फ सही कर पाए। तो सही करने वालों को भाई, मतलब मेजॉरिटी ने एरर करी हुई है इस क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं। और पैटर्न बताना, जो भी आंसर करे। 18 गलत है, चलो देख लेते हैं। 2 49, ठीक। अब अगर हम गैप की बात करें तो कहीं कहीं पर तो कुछ गैप नहीं दिख रहा और कहीं कहीं पर तो मल्टीप्लिकेशन टाइप की चीजें दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें 0 गैप है, फिर यहाँ पर 1 का गैप है, फिर 3 2 5 हो रहा है, फिर यहाँ पर 7 5 14 होता है, फिर यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 8 5 13 मतलब 15, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 16। क्या बन जाएगा बताओ? डिफरेंस से तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ फायदा आपका हो रहा है, ठीक है। बट एक चीज है जो हमें यहाँ पर कांस्टेंट फॉर्मेट में दिख रही है, क्या? ऑल्टरनेट 0 2 4, ठीक, 0 2 4 दिख रहा है। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ हो सकती है कि नहीं। और ये कितना है? 33 और 49, ठीक है। तो अब इसको आप 0 रहने दो, बहुत अजीब सा पैटर्न है, 1 into 1, ठीक। फिर इसके बाद आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आपने +0 किया, फिर 1 into 1 +2 किया, फिर यहाँ पर आप 3 into 3 कर दो, फिर +4 कर रहे हो, फिर उसके बाद 5 into 5 कर दो, और फिर +6 कर रहे हो। ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो +2 यहाँ तक तो सही है, फिर 3 3 9 बनाइए, राइट। और 9 5 15 होता है, तो हमने गलत क्यों लिखा है? ये तो 9 ही था ना, ये गलत है, डिफरेंस 9 ही आएगा। सो दिस वन इज 9 5 14, ठीक है। तो 3 3 9, ये हमें दिख रहा है, ये सही है। +4 करोगे तो 4 18 दिख रहा है। 18 में 5 5 15 की जगह 25 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 2 3 और 1 4, 43 होगा। और 43 में 6 ऐड करोगे 49। सो द रॉन्ग वन इज 33, ऑप्शन नंबर 2। मतलब एक बार प्लस है, एक बार मल्टीप्लिकेशन है, राइट। यस, 9 में 9 होगा यहाँ पर 7 के प्लेस पर, ठीक है आप, ठीक है, समझ गए। आजकल तो डॉक्टर के यहाँ जाने में भी लगता है डर, इतना गंदा ट्रैफिक होता है यहाँ का। मतलब मेरा बस चले मैं दिल्ली गुड़गांव छोड़ दूँ, गंदे थे सारे क्वेश्चन, आज का दिन ही गंदा है भाई। मतलब मन करता है दिल्ली गुड़गांव छोड़ के कहीं भाग जाऊं मैं, सीरियसली मेरा रहने का मन नहीं होता। ये सारे ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट डे, एनीवन एल्स? ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट डे करवाया था, किसी को याद है तो बताओ। शायद नहीं किए थे हमने, अर्थमेटिक नहीं किए थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको कहा था कल करवाएंगे। कोई नहीं, करो। नहीं किया था, मुझे जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं कराए थे मैंने आपको, अर्थमेटिक नहीं कराई थी। टाइम टेकन बाय पाइप पी, तो किसी भी टैंक में पाइप पी को Q1 को सॉल्व कर रहे हैं, P जेड आवर्स में भरती है, एंड टाइम टेकन बाय Q अलोन टू एम्प्टी द टैंक, ये भरने वाली है, ये आउटलेट पाइप है, दिस इज 2 जेड आवर्स। टाइम टेकन बाय R अलोन टू फिल द टैंक इज 5 hour मोर देन टू पाइप P, दैट इज 5 + Z।
which is less than the time taken by P plus Q together to fill the tank। तो R को जो टाइम लगता है वो लेस लगता है, तो ये बाद में देखेंगे, ठीक है, कि क्या लगता है क्या नहीं, वो बाद की बात है। पहले हम P और Q का टुगेदर निकाल लें। तो P और Q अगर टुगेदर भरेंगे तो वेरिएबल्स हैं, एक एक दिन का लो, एक दिन का 1/z और Q के एक दिन का 1/1/2z। क्यों माइनस लगेगा? बिकॉज Q एम्प्टी करने वाली पाइप है कि नहीं है, राइट। तो P और Q को टुगेदर कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना पड़ेगा। Z और 2z का एलसीएम इज ट्वाइस ऑफ z। यहाँ पर कितना आया? 2z माइनस का z, दैट इज व्हाट, इसकी वैल्यू आपके पास आई z/2z, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। क्यों? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? और ये किसके बराबर होगा? ये टोटल मिलके वर्क कर रहे हैं, तो हमें इसको 1 के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में हम जब भी वर्क करते हैं उसको हम 1 के इक्वल करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में जब जाते हैं तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से आप जब इसको करोगे सॉल्व, तो हमने एक पॉइंट है जो गलत कर दिया है, जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये 1/2 नहीं, हमें इस तरीके से सॉल्व करना था, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 2 एलसीएम आप लीजिए, 2z इंटू z, यहाँ पर ये आपका हुआ 2z और माइनस का z इज इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या कर रही हूँ मैं आज, किस तरीके से इसको सॉल्व कर रही हूँ। P और Q के क्या बोला था? टाइम टेकन बाय R अलोन टू फिल द टैंक इज 5 hours मोर देन द टाइम टेकन बाय P, ठीक है। विच इज, तो टाइम टेकन बाय P विच इज लेस देन द टाइम टेकन बाय P एंड Q टुगेदर टू फिल द टैंक, ठीक है। विच इज लेस देन, दैट इज Z+5 वैल्यू जो दी गई है वो लेस दी गई है P और Q को टोटल काम करने में कितना टाइम लगता है उसके, ठीक है। तो आप सीधे इसको इस तरीके से सॉल्व कर दो। P और Q का टुगेदर का जो वर्क होगा, इंक्लूडिंग साइन हम जाएंगे, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं क्या? 2z इंटू z अपॉन में 2z माइनस z, यही आया था हमारा। तो 2z स्क्वायर बाय z, दैट इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ z। तो ये हो गया P और Q को काम करने में लगा हुआ टाइम, ठीक। अब हमसे बोला है जो R का टाइम है Z+5, ये लेस है किससे? P और Q के दोनों के काम करने से, ठीक। तो यहां से आपको z की वैल्यू मिलेगी क्या? अगर 2z ज्यादा है तो ये z इधर जाएगा, दैट इज z लेस देन 5 कि ग्रेटर देन 5, z ग्रेटर देन 5, क्योंकि इधर इसका मुंह बड़ा है, तो यहाँ पर ये होगा, इधर आएगा तो z ये रहा और ये इधर और ये 5, दैट इज z इज ग्रेटर देन 5। तो z की पॉसिबल वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन हो सकती है कि नहीं, क्योंकि आर्स की बात कर रहा हूँ। z इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये आपको दिया हुआ है। नेचुरल नंबर मतलब 6, 7, 8 आप ऐसे ही ले सकते हैं, पॉइंट या फ्रैक्शन में आप इन वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस 1/2z आता, जिसकी वैल्यू हम क्या करते, नॉर्मली आप फ्रैक्शन से सॉल्व करते 1/2z, तो आपका वो जो वर्क माना जाएगा, वो जो आवर्स माने जाएंगे वो 2z ही माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम एक दिन का काम लेते हैं। तो वही सेम मेथड हम वैसे ही कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। P के एक दिन का काम 1/z और Q के एक दिन का काम 1/2z होगा। अब ये इनलेट है, ये आउटलेट, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? डिफरेंस लग जाएगा, ठीक है। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपका कितना टाइम आ रहा था? 1/2z, दैट इज 2z, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देख लो, z की वैल्यू तो आ गई। अब इन्होंने बोला है y, तो इस वाले पॉइंट को पकड़ो, y स्क्वायर अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 9। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y माइनस का 18 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू क्यों लगाए, आज कुछ गलतियां हो रही है मेरे से, पता नहीं क्यों। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 6 3 18, क्योंकि 9 दूनी 18 सम नहीं होगा, 6 और 3, तो y की वैल्यू आ गई 6 and 3। नाउ कंपेयर करोगे आप, z की वैल्यू 6 से सारी बड़ी है, y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू की बात करें तो एक वैल्यू छोटी है और एक आपकी बराबर है, तो z हर केस में इससे बड़ा भी है और बराबर भी। तो क्या हो जाएगा आपका? Q1 ग्रेटर देन इक्वल टू Q2। तो Q1 greater than equal to Q2, that is option number 5 is correct, ठीक है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे अपनी DI के पास, क्योंकि हमें पहले DI करवानी है आज आपको, तो हम पहले उसी पे मूव करेंगे। इसके अलावा ये हो गया,
दिस इज नॉट प्राइम देन परफेक्ट स्क्वायर, ये सब भी करेंगे, ठीक है, बट इससे पहले हम पहले डी को अपना कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाती हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो विदाउट एनी, ये जो डीआई है ये काफी एक्सपेक्टेड फॉर्मेट रहता है, बिकॉज इस तरह की डीआई बोलता है आपको, वो देगा आपको नॉर्मल टेबल, फिर उसमें से आपको क्वेश्चंस दे देगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई आप वो देखिए, PQRST 5 आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनका कुछ का कॉस्ट प्राइस, कुछ का प्रॉफिट परसेंट और कुछ का मार्क प्राइस दिया हुआ है। ये नोट में एक दो एडिशनल वैल्यू दी है, क्यू का सेलिंग प्राइस 6400 एंड डिस्काउंट परसेंट ऑन आर इज 30%। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, करिए। इधर मैं लिख देती हूँ, क्यू का सेलिंग प्राइस नोट में आपको दिया है 6400 और आर के लिए आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 30%, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, एकदम आराम से कर ले जाएंगे, टेबल को देख के करिएगा बस। एक मिनट में आई। फाइव पक्का? इसका आंसर बताओ भाई। वैसे कायदे में तुम लोग का अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, जो मुझे लगता है, बट इट्स ओके, देखते हैं क्या बनता है। ओके, आर्टिकल क्यू सोल्ड एट 3Z% प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ Z%। तो क्यू में अपने को दिया क्या, बस कड़ी पहचानने वाली बात है। क्यू में मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 4000 एंड क्यू का मुझे सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 6400। ओके, तो मुझे पता है यहां से क्यू के बारे में मुझे प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया, बट यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट 3Z% दिया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, दैट इज व्हाट 2400, और परसेंटेज है तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट निकालते हैं, दैट इज 4000। नीचे 4000 के 2 जीरो इंटू 100 करोगे क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना आया 100, 200 के जीरो इस 200 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यार 40 बचा, मतलब ये 60% आ गया, और ये किसके बराबर है 3Z% के। तो यहां से आपको Z की वैल्यू मिल गई कितनी 20, ठीक। अब Z की वैल्यू 20 आ गई, बोला है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ Z%, तो डिस्काउंट किस पे दोगे, MRP ऑफ Q, जो तो आपको दिया नहीं हुआ है, और इस पे आपने दिया Z% का डिस्काउंट, मतलब 20% का, तो 100 में से 20 गया, इसका 80%। ये क्या MRP पे डिस्काउंट दे देते हो तो क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस, दैट इज 6400। इस तरह स्मूथली इस क्वेश्चन को करना था। 8 हुआ तो 64, दैट इज 8000 आपका आ गया MRP ऑफ Q's MRP। ओके, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन P इज Y%।
तो अगर पी पे आप डिस्काउंट y% का दे रहे हो तो भाई जेड की वैल्यू तो अपन के पास आ गई। अब बात कर लेते हैं पी की। तो पी में मेरे को पता है कॉस्ट, हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है 20%, दैट इज 1/5, दैट इज 5 पर आपको 1 का प्रॉफिट दिया गया, 6 पर बेचा और 6 पर बेचा। तो इन दोनों में से तो मेरे पास कोई भी कड़ी नहीं है कुछ। पी के बारे में क्या बोला है y%, और एक चीज और दी गई है पी के बारे में, क्या आर्टिकल पी इज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज z प्लस 5% एज दैट ऑफ मार्क प्राइस ऑफ q। तो यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ p कितना आएगा z प्लस 5%, दैट इज 20 प्लस 5 25%। 25% की जगह मैंने सीधे 1/4 रखा है एज दैट ऑफ मार्क प्राइस ऑफ q विच इज 8000। अभी निकाला तो इसकी वैल्यू आ गई 2000, बस हो गया काम। जैसे ही हमें 2000 इसकी वैल्यू पता लगी, तो आपको पता है 20% का प्रॉफिट है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ पी, सेलिंग प्राइस ऑफ पी इज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी पे क्या 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अपने आप में वो 100% रहोगा, तो सीधे इसका 120% कर दो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पी कितना आ गया 12 दूनी 2400। और आपको बोला है y% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का लिंक होता है। मार्क प्राइस है 3200 और सेलिंग प्राइस है 2400, और डिस्काउंट परसेंट अगर चाहिए जो कि हमें दिया है y%, क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 12 में से 4 गया 800 ऊपर, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। सो दिस इज 3200 के 2 जीरो परसेंटेज से खत्म, 8 चौको 32, y की वैल्यू 25। तो पहला 20 प्लस 5, y की वैल्यू तो 25 है ही, तो z की वैल्यू रखो 20 प्लस 5, फर्स्ट वन इज करेक्ट। यहां पर रखो 20 और ये है 25 45, क्या ग्रेटर देन 50 है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत। यहां पर रखो 3z का मतलब 20 दिया 60, y का मतलब 25 25 और 10 35, गया कितना बचा यहां से आपका बताओ, 5 में से 3 के ये 25 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर, 1 एंड थर्ड ओनली, बीच वाला गलत हो गया। ओके तो ये बिल्कुल करने, ये क्यों करवा रही हूं मैं, इसलिए बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल रियल लेवल है, और यहाँ पर बस लिंक ध्यान रखना है, ठीक है। दिया आपको वेरिएबल्स में है क्वेश्चंस, बट दिक्कत क्या है कि आपको यहाँ पर जो भी डेटा दिया है उसका लिंक ढूंढना है कि डिस्काउंट दैट इज एमआरपी एसपी की नीड पड़ेगी, प्रॉफिट दैट इज एसपी और सीपी की नीड पड़ेगी, मार्कअप पर्सन दैट इज सीपी और एमआरपी की नीड पड़ेगी, ये चीज आपको पता होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप ये परसेंटेज और वेरिएबल जो भी है सभी क्लास लगा सकते हो। चलो इसका आंसर करो, फटाफट आना चाहिए, ये आसान है। ये इन्फॉर्मेशन हमें नोट में दी गई थी, ठीक है, और यहाँ तक तो हम कर ही चुके हैं। डिस्काउंट पर्सन ऑन आर दैट इज 30%, ये दिया हुआ है, इज 75%, दैट इज 3/4 ऑफ प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर। तो यहां से 3 10 बार गया, तो आर का जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ गया आपका 10 चौक 40%, ठीक है। आर में दिया क्या हुआ है, आर में मुझे मार्क प्राइस दिया हुआ है 5000। भाई एमआरपी ऑफ आर 5000,
आर का डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 30%, तो 100 में से 30 गया, इसका 70% कर दोगे डिस्काउंट देकर तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 53500। ये आर का सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट आया है 40%। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर यहां से मिल जाएगा कि नहीं भाई? मेरे पास प्रॉफिट अगर 40% है तो कॉस्ट प्राइस पे 40% का प्रॉफिट दूं, मतलब इसका 140% करूं, देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस ऑफ आर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर कहां से आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ आर 35 रख दो, 3500। 10 इससे कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 5 35, ये गया 25 बार, 2 0 इसके साथ, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर कितना आ गया 2500। नाउ एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर एस टी, तो आर एस टी, आर ये रहा, एस ये रहा, टी ये रहा, ठीक है। अब मुझे आर एस टी के कॉस्ट प्राइस का एवरेज दिया है कितना, इस 11,000 बाय 3, 3 कैंसिल आउट। आर का कॉस्ट प्राइस कितना निकाला हमने 2500, एस का कितना निकाला नहीं पता, तो एस का कॉस्ट प्राइस यहां से मिलेगा, टी का कॉस्ट प्राइस है 4500 इज इक्वल टू 11,000। तो 45 और 25, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, 7,000 यहां से माइनस करिए तो एस का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 11 में से 7 गया 4000। बोला क्या था, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एस इफ इट इज सोल्ड एट 300 बाय 7% डिस्काउंट। तो अब भाई मेरे पास एस का सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस है तो एस का, सॉरी एस का कॉस्ट प्राइस है। जब मेरे पास एस का कॉस्ट प्राइस आ गया तो अब क्या बचता है इस क्वेश्चन में, बताओ? सही जा रहे हैं ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एस का कॉस्ट प्राइस सही आया। अब हमें एस के बारे में पता है 30% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस पे 30% एस के लिए कर रहे हैं हम, 30% प्रॉफिट मतलब इसका 130% क्या आ जाएगा, एस का सेलिंग प्राइस। क्यों चाहिए? क्योंकि डिस्काउंट किसके बीच की कड़ी होती है, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच की, और मार्क प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट तो पता ही है ऑलरेडी हमें। नहीं पता तो देख लेंगे, नहीं पता तो आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस का पहले डिस्काउंट तो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 4000, तो 4000 रखोगे 13 चौको 5200, तो एस का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5200, और डिस्काउंट है इतने का, ठीक है। सोल्ड दिस परसेंट ऑफ डिस्काउंट, 300/7% का मतलब हुआ 300/700, दैट इज 3/7 का डिस्काउंट दे रहा फ्रैक्शन में, तो 1 - 3/7 बचेगा आपका डिस्काउंटेड पार्ट। तो डिस्काउंट देने के बाद, तो एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट होता है, तो एमआरपी एस की बात कर रहे हो तो एस की ही बात करिए, एमआरपी ऑफ एस इनटू डिस्काउंट दे दिया आपने 3/7 का, तो 1 - 3/7 दैट इज 4/7 बचा, एंड दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दैट इज 5200। 5 से काट 4 से काटिए, 4 एकम 4 दिया 12, 1300, 13 सत्ते 9100 आपका आंसर, क्योंकि एमआरपी ऑफ एस पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। इजी तो नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ कहीं ना कहीं लिंक बना बना के आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। 9100 वेरी गुड। डन। कैसे गए? जो जो पॉइंट्स दिए गए थे, जहां डिस्काउंट पर्सन की बात हो वहां ढूंढो सेलिंग प्राइस, सॉरी एमआरपी और सेलिंग प्राइस को, जहां प्रॉफिट पर्सन की बात हो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। बेसिक की क्लास जब पढ़ाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की तो पहले दिन यही सब सिखाती हूँ, क्योंकि पूरा इसी पे डिपेंड करता है, चाहे आपकी केस लेट है कुछ भी है, ठीक। जिसको कड़ी लिंक पता है बीच की उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्क प्राइस ऑफ टी टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ एस, तो मार्क प्राइस ऑफ टी 4500 दिया हुआ है, ठीक है, एंड टू द कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस ऑफ नहीं है वो, टी का कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ टी तो दिया ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एस दिया है क्या? ये भी नहीं दिया। देखो क्या करोगे फिर, कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। मार्क प्राइस ऑफ टी दिया हुआ है 6300, ठीक है, तो मतलब इस 7 यूनिट की वैल्यू मेरे पास है 6300, ये है मार्क प्राइस ऑफ, तो 7 ने 63, तो ये हो गया 9 दूनी 1800, तो अपने पास एस का कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 1800, और एस में प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 30%, तो एस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका सीधे 130% कर दो, तो 18 × 3 = 54, 18 × 18, 8 5 13 मतलब 2340। आगे सोल्ड एस सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो डिस्काउंट एमआरपी पे दोगे तो एस का एमआरपी हमें वैसे भी नहीं पता,
ठीक है, इनटू डिस्काउंट, पहला किसका डिस्काउंट दिया है 40% का, मतलब 100 में से 40 गया 60%, 60% की जगह मैंने डायरेक्ट 3/5 लिख दिया। दूसरा डिस्काउंट Z+10 का दे रहा हूँ, मतलब 100 में से Z-10 आपको इज्जत के साथ माइनस करना पड़ेगा, दे दिया डिस्काउंट, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस 2340, जो कि हम निकाल चुके हैं। काटो 3 से इसको, 3 सत्ते 21, 3 8 24, फिर 5 से कर दो इधर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये आपका, भाई एस का एमआरपी दिया है क्या, डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एस इज 3200, ठीक है, तो एस का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 1800, है ना, और आपको पता है हमेशा अंकित मूल्य दैट इज मार्क प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो जो डिफरेंस होगा उसमें कॉस्ट प्राइस जुड़ेंगे, देन आई विल गेट एस का एमआरपी कितना हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 3200 का दिया, 3200 ऐड कर दीजिए, 0 0 8 2 10 3 4 5, मतलब एमआरपी इसका मिल गया कितना 5000, क्योंकि भाई दो चीजें थोड़ी अननोन हो जाएंगी, जेड ऑलरेडी अननोन है तो ये पता होना चाहिए, ये दिया है डिफरेंस 3200, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका पता ही था, इसमें 3200 जोड़ोगे मिलेगा। अब ये मत कहना डिफरेंस दिया है तो मैम यह साथ भी तो हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो एमआरपी कम हो, नहीं, हमेशा अंकित मूल्य बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही होता है, दैट इज मार्क प्राइस ऑलवेज ग्रेटर। आ जाइए, क्योंकि डिस्काउंट भी अब यहाँ पर आओगे आप, 780 मल्टीप्लाई करो 5000 ये रहा, ठीक है, गुड़े 1/5% की जगह आप 1/100 कर दो, एंड दिस इज 780, 5 से 5 कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 100 माइनस जेड भी तो था, तो 100 माइनस जेड माइनस 10, तो दिस इज 90 माइनस जेड, तो यहाँ से 90 माइनस जेड इज इक्वल टू 78, सो जेड इज इक्वल टू 90 माइनस 78, दैट इज 12, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये कितने लोगों ने अटेंड करी थी बताना मॉक में, क्योंकि मुझे काफी सही डीआई लग रही है क्लर्क मेंस के साथ से। नेक्स्ट, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड टी, तो टी का तो हमें 4500 पता है, 15 दिया 4500, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पी भी पता लगे, एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 8 त्रिक 15 दिया 45, तो 8 त्रिक 2400, ये आ गया। डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड ऑन पी इज Z%, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इतना है, मेरे को यहाँ पर 20% का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब अगर मैं इसका 120% करूं, देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस ऑफ पी 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, ये आ गया। डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड इज Z%, तो डिस्काउंट परसेंट किसके बीच की कड़ी होती है, एमआरपी दिया है पी का 3200, एंड सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाला है कितना है 2880, सो द डिस्काउंट परसेंट इज दोनों का डिफरेंस 2880, ठीक, चाहो तो काट पीट के भी रेशियो से निकाल सकते हो, आप काटना चाहो 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, फिर 8 चौको 32, ऐसे जाना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, तो 0 0 रेशियो लिख लो इनका, 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, 8 चौको 32, फिर यहाँ से 4 10 एंड 4 ने 36, 10:9 का रेशियो, तो एक का डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, तो 10 गुणे 100, 1/10 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 10%, सो द डिस्काउंट परसेंट इज Z%, तो Z की वैल्यू आ गई 10, 2Z 10 दूनी 20, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वेरी गुड, वेल डन, समझ रहे हो, तो एक अच्छा रिवीजन प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका हो गया, ये एक इसका क्वेश्चन और बचता है, इसे करिए। ट्वेंटी, इसका बताएं क्या आएगा, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर, तो आर की तो वैल्यू ऑलरेडी हमें पता था ना, आर का डिस्काउंट परसेंट नोट में दिया हुआ था कितना 30%,
तो अब डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर इज थ्राइस एज दैट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड ऑन इट। तो आर के बारे में बात करें तो डिस्काउंट परसेंट अगर 30 है और ये अगर 3 गुना है किसका, प्रॉफिट परसेंट का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा इसका 1/3 दैट इज 10%, राइट। और आर के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, बस पता है 5000 एमआरपी। तो एमआरपी अगर 5000 है, आप उस पर 30% का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब इसका 70% करेंगे, तो आर का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7×5=3500। ठीक, ये एक पार्ट मिल गया। इसके बाद while R is marked up by 2z% above its cost price, तो आप इसको 2z% above कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। इफ द आर्टिकल Q sold at 2y प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3y, तो ये रुपीज में दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप गलत कर सकते हो, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट, क्योंकि वहां पर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू की बात आ जाती है। ये बात समझ में आती है? बताओ, करो इसको जल्दी से, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करोगे इसके आगे अब, क्योंकि जेड ऑलरेडी आपके पास अभी हर क्वेश्चन के लिए जेड में भी डिफरेंट हो सकता है, सेम है कोई दिक्कत नहीं, बट हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज है, तो ये मत मान के चलना कि भाई सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो इस पार्ट पे खास तौर से ध्यान दे। पहले आप मार्कअप परसेंट निकालिए, क्यों, क्योंकि अब आपके पास क्या है भाई, प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी पता ही है, और प्रॉफिट अर्न आपके पास कितना आया है 10%। तो आपको अगर 10% का सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है तो कितना होगा बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर तो आप निकाल ही लोगे। क्यों भाई, ऐसे भी कर सकते थे, एमआरपी आपके पास आर का पता है कितना 5000, इस पे आपने डिस्काउंट कितने का दिया 30%, मतलब 5 या 1500 का डिस्काउंट दे दिया, तो आया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10% का, 10% का प्रॉफिट आप देख रहे हो। तो अगर आप यहां से देखना चाहो और आपको पता है डिस्काउंट की बात कर रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, डिस्काउंट की बात कर रहा है, यही आपके लिए समझने वाली बात थी कि डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल इज थ्राइस एज दैट ऑफ प्रॉफिट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, ओनली डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। तो हम सीधे उसी से सॉल्व करेंगे। तो एमआरपी ऑफ आर कितना है 5000, 30% का डिस्काउंट दे दोगे तो 5 कितना आ जाएगा, 5 या 1500, तो डिस्काउंट आपका कितना आ गया 1500, और ये तिगुना है किसका, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1500/3 मतलब 500। तो अगर मैं आपसे कहूं आर का कॉस्ट प्राइस बता दो, तो आप 5000 में से पहले डिस्काउंट माइनस करोगे तो ये आया सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे देन यू विल गेट कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ गया ये आपका 3000, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर आपके पास कितना आया 3000। अब मार्कअप परसेंट, मार्कअप किसके बीच की कड़ी होती है, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस, और आर की बात करें तो आर का एमआरपी आपको पता है 5000 एंड कॉस्ट प्राइस भी आपने निकाल लिया 3000, तो मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलता है, तो 3000 नीचे, और ऊपर आपको कितना दिख रहा है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 और 3 का डिफरेंस 2000, और नीचे 3000 के 2 0 परसेंटेज से गए तो ये बचा, तो ये आ गया आपका 200/3%, दिस इज मार्कअप परसेंट, और ये किसके बराबर होगा 2z% अबव बोला है, तो ये 2z के बराबर होगा, दैट इज 2z इज इक्वल टू, ये समझने वाला पॉइंट था 200/3, तो 2 कैंसिल आउट, दैट इज z की वैल्यू आपके पास आ गई 100/3। नाउ इफ Q sold at 2y profit after discount of 3y, तो आपको पता है अगर मैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करूं देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस, एंड एमआरपी माइनस डिस्काउंट करूं देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। जहां भी प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात, और ये रुपीज में बात हो रही है, तो इन सबको हटाओ यहां से, अब इनका कोई काम नहीं, क्यू का काम है, ठीक है। अपने को बस जेड की वैल्यू चाहिए थी। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो आपसे क्या बोल रहा है, क्यू पे आ जाओ, क्यू का आपको कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है। अब क्यू का कॉस्ट प्राइस पता है, बट क्यू के लिए आपको बोला है सेलिंग प्राइस, इट्स मार्क प्राइस इज दिस परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। तो क्यू का जो परसेंटेज दिया है 3z/2% मोर, तो जब आप 3z करोगे तो 3 × z की वैल्यू 3/2 अलग कर लो, और इसकी वैल्यू 100/3 रख दो, किसकी जेड की, और परसेंटेज लगा है तो 1/100 कर दो, ये गया, तो यहां से आया 1/2, दैट इज 50% की बात कर रहा है, 50% अबव, क्योंकि 1/2 इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 50%, तो मार्कअप कर रहे हो क्यू का 50% अबव, और क्यू का कॉस्ट प्राइस आपको पता है
कितना दिया हुआ है 4000। मार्कअप आपका यहाँ पर जेड की वैल्यू पर रखने पर आया 50% का मार्कअप, मतलब इसका 150% करोगे मार्कअप पे 1500 को 60, तो 6000 आपका आ गया एमआरपी ऑफ क्यू। बोला क्या था, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू, ये बता दीजिए। तो अब बस कुछ नहीं, क्यू का कॉस्ट प्राइस है 400, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस करिए, क्यू का कॉस्ट प्राइस है 4000, इस पे आपने प्रॉफिट दिया है 2y का, तो प्लस 2y, दिस इज सेलिंग प्राइस, एंड क्यू का एमआरपी आपका आया है 6000 और इस पे आपने डिस्काउंट दिया है 3y रुपीज का, तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 325y ये ऐड हो गया, 6 में से 4 गया 2000, सो y की वैल्यू 400। ये थोड़ा निकालना सोचना था, बट 4 कितना हुआ 800 और 4000 4800। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर, समझ आ रही है चीज कि वो सब ऊपर से जा रहा है, मुझे एक बार बताओ। बस इन बिटवीन देखना है कि लिंक्स क्या बन रहे हैं आपके। लिंक में अगर हम बात करें तो ये किसके बीच की लिंक है, कहां पर क्या जा रहा है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, वरना दिक्कत वाली बात है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमने सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस किया बिकॉज हमें प्रॉफिट एंड डिस्काउंट इन न्यूमेरिकल वैल्यू इन रुपीज दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस दो तरीके से आ सकता है, एक कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दें क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है, या फिर हम एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दें। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की फ्रेमिंग, इस तरह की लैंग्वेज कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सही है, मतलब अगर मैं बोलूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग है। ठीक है, और अगर ये पीओ मेंस में आएगा तो पक्का इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, क्योंकि ये दिक्कत आपको लगती है बट बहुत आसान चीज है। ध्यान से पढ़ना बस, ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको, फिर इसके क्वेश्चंस बताऊंगी, बट पहले आप मुझे m की वैल्यू बताओ। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है, हिंदी में जिनको देखना है वो इधर देख सकते हैं। ठीक है, आप पॉज लेके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो क्योंकि हिंदी में आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्यूब पी, ये क्यूब है पी, ठीक है, जिसके बारे में बोला है एज लेंथ इज 4z, तो ये जो लेंथ है इसकी ये दे रखी है कितनी 4z, और one of its surface, 4 big circle of same radius has been drawn. On one small circle is different diameter y centimeter has been drawn as shown in the figure below. ये एक छोटा है जिसका डायमीटर y दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 सॉरी
ये 4 सर्कल सेम रेडियस के बनाए गए, तो सेम रेडियस के ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ये इनकी सेम रेडियस हो गई, और रेडियस आपको पता है अगर मैं सेंटर को किसी भी पॉइंट से मिलाऊं वो रेडियस ही देगा। सर्कल की किसी भी सतह को अगर हम सेंटर से मिलाएं तो वो रेडियस ही देगा, मतलब ये रेडियस सेम है और ये सेम है, तो दिस इज आर एंड दिस इज आर, तो दिस इज 2r। सिमिलरली दिस इज आर, तो दिस इज 2r, दिस इज 2r एंड दिस इज 2r। दैट मीन्स अगेन अगर हम देखें तो इनके सबके सेंटर्स को मिलाकर अगर देखा जाए तो अगेन आई विल गेट 1 क्यूब। आयुष लेंगे, बहुत ज्यादा देर तो मैं नहीं बैठ के क्लास ले पाऊंगी आपकी, लेकिन हाँ 4-5 DI एक फ्रेम में करके हम डेली बेसिस पर लेंगे, ठीक है। आप उसके लिए टेंशन ना ले, और जो ये चीजें मैं करवा रही हूँ एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ही है आपके सारे, ठीक है, इस साल के लिए जो भी आपका रियल लेवल रहा है। आर की वैल्यू 6, वेरी गुड नैन्सी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखो क्या यहाँ पर बोला है 4 इक्वल क्यूब सच एज पी फॉर्म बाय कटिंग क्यूब क्यूब, ठीक है। तो हमें बोला है अब ये जो पी है इसको भी क्या किया गया, एक क्यूब क्यू है उसमें से क्यू में से पी काटे गए हैं 4, इस तरीके से बोल रहा है, मतलब ये वाला भी क्यू का हिस्सा है, इसका कहने का मतलब ये रहा। एंड अ कोन आर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट फ्रॉम क्यूब क्यू। क्यूब क्यू जो बड़ा वाला क्यूब क्यू था उसमें से 4 आइडेंटिकल आपने पी वाले क्यूब काटे, जिसका एक पार्ट ये दे रखा है। मतलब अब सोचो अगर इसका भी देखा जाए तो इसका भी 4 गुना वाला क्यू होगा, और क्यू में से आपने मैक्सिमम वॉल्यूम का एक क्या काटा है यहाँ पर, कार्व्ड आउट 1 कोन, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ 2 बिग सर्कल्स ड्रॉन ऑन वन सरफेस ऑफ क्यूब पी इज 4m सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्होंने बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ 2 बिग सर्कल, फॉर एग्जांपल ये रेडियस है तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 4m, ये हमें दिया हुआ है। चलिए अब यहां से जितनी चीजें हम निकाल सकते हैं उन पर पहले कमांड करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन की वैल्यू देखो, √2 की वैल्यू 1.5 रखोगे और इसे सॉल्व करो, तो इसके फैक्टर्स जब आप बनाएंगे तो 2 से काटो, 2 8 16 दो, एक कम 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 27 या 81, या फिर 9 नहीं 81, तो 9 और 18। अब हमें पता है 18 और 9 हम इसके फैक्टर ले सकते हैं, बिकॉज 18 में से 9 गया 9 और 18 9 सा 162 तो आपका होता ही है, और माइनस का 9 है, दैट मीन्स माइनस का 18 और प्लस का 9 रहा होगा, 10 माइनस का 9 होगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी 18 एंड माइनस का 9, m 18 ही लोगे क्योंकि वो एक एज का पार्ट है, ऑलरेडी बोला है 4m सेंटीमीटर, तो m कांट बी नेगेटिव, सो m आपका क्या आएगा 18, बिकॉज आप अपोजिट साइन के साथ m के फैक्टर्स आपके प्लस का 18 एंड माइनस का 9 आएंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू तो 18 हो गई, तो अब यहाँ लिख दो m इज इक्वल टू 18। अब चलते हैं उस साइड, यहां पर मेरी बात सुनो, इसका डायामीटर आपको कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं इसके छोटे वाले मिड वाले सर्कल की रेडियस की बात करूं तो वो y/2 होगी, ठीक है। अब यहां से देखिए ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर होगा और ये इसका सेंटर होगा, दिस इज रेडियस, और सारे इक्वल सर्कल है इक्वल रेडियस के, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, अगेन दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस, ठीक। अब पॉइंट क्या बनता है, इस पार्ट को देखिए, ये पूरा 4z दिया हुआ है, ठीक है, और अगर हम देखें तो ये मिड पॉइंट हुआ, और यहां पर अगर ये देखें ये पूरा 4z है, और यहां पर इसको देखें कितने आइडेंटिकल रेडियस है, तो बराबर ही होगी, और सारे इक्वल रेडियस के हैं, तो दिस इज इक्वल, दिस पार्ट इज इक्वल, दिस पार्ट इज इक्वल एंड दिस पार्ट इज इक्वल, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सारे इक्वल, तो 4z को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज रेडियस इज z। ये चीज समझ में आ रही है, मतलब ये z हुआ, ये z हुआ, ये z सेंटीमीटर, ये z सेंटीमीटर, ये z सेंटीमीटर, ये z सेंटीमीटर, ये z, ये z, तो अंदर जो क्यूब बन रहा है इसकी साइड कितनी दिख रही है 2z, मतलब ये वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 2z। ये समझ में आता है? बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रही हूँ, स्क्वायर की जो इनसाइड स्क्वायर की डायमेंशन है जो कि इनके सेंटर्स को जोड़ने पे बन रहा है उसकी डायमेंशन 2z है। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की जो यहां पर है, क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेडियस ऑफ 2 बिग सर्कल ड्रॉन ऑन द वन सरफेस ऑफ क्यूब पी। क्यूब पी पे ये 2 सर्कल है, इनकी रेडियस कितनी है z और z,
और इनका स्क्वायर की बात कर रहा है, मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर बोल रहा है 4m सेंटीमीटर, और m की वैल्यू है 18, मतलब 4 गुणे 18 72। तो 2z स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 72, जेड स्क्वायर इज 36, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल, जितने भी सर्कल है इनकी वैल्यू 6 आ गई, और अगर ये 6 आ गई तो p की जो एज है ये कितनी हो गई 4z है, दैट इज 6 चौक 24। तो p जो क्यूब है इसकी एज की वैल्यू आ गई 24। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात आती है कि भैया इस y की वैल्यू भी तो निकाल के बताओ, है ना। ये सब तो हमने निकाल लिया, y की वैल्यू का क्या करोगे? ठीक है, m 18 सब हटा दिया, z 6, p क्यूब जो है उसकी एज जो है दैट इज 4z, इसकी वैल्यू 24। ठीक, अब आते हैं y पे। ठीक, y निकालोगे तो अब देखो यही क्यूब की ही बात करेंगे जो अंदर वाला बन रहा है, क्योंकि इसी से अपना काम बन पाएगा। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्यूब है जिसमें ये z, तो ये 2z हुआ पूरा, ये साइड कितनी आ गई भाई? z प्लस z 2z, 2z का मतलब 6 दूनी 12 ही तो आई, z की वैल्यू 6 आई हुई है। अब इसको इस पॉइंट से मिलाओ। ठीक, ये क्या है? अगर इस पूरे क्यूब की बात करें, ये क्यूब की बात करें तो ये इसका विकर्ण है, दैट इज आपका जो स्क्वायर बना हुआ है उसका क्या हुआ डायगोनल, और डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है a√2, यही होता है, मतलब भुजा √2। साइड कितनी है 2z, 2z का मतलब 12, दैट इज 12√2 हो गया कि नहीं? क्योंकि साइड क्या है, ये पूरी साइड z प्लस z, z इज रेडियस, z प्लस z इज 2z, 2z का मतलब z की वैल्यू 6, 6 दूनी 12, तो ये भुजा मतलब ये जो भी साइड होगी इंटू √2 यही होता है, तो 12√2 दिस इज द डायमेंशन ऑफ डायगोनल। ओके, अब डायगोनल कैसे बना? ये वैल्यू क्या है आपकी रेडियस, दैट इज z, ये वैल्यू क्या है आपकी रेडियस, दैट इज z, और ये वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, ये डायमेंशन, ये बोला है इन्होंने डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल दिया है y, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई z प्लस y प्लस z, वेयर z इज 2z, मतलब 6 दूनी 12, तो y प्लस 12 इज इक्वल टू 12z। तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई 12, कॉमन ले लीजिए, अंडर √2 माइनस का 1, और √2 की वैल्यू आपको 1.5 रखनी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो 12 और 1.5 में से 1 गया, दैट इज 12 गुणे 0.5, तो 12 पंचे 60, अगेन y इज इक्वल टू ऑल्सो 6। ठीक है, y की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, यहां से 6 आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आएगी, y इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल जो मिडिल वाला है, तो y की वैल्यू अगर 6 है तो y/2 इज रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, कितनी आ गई 3। ठीक, तो आपने मेजर पार्ट सारे निकाल लिए, यही सीखना था हमें। एसएससी सीजीएल मेंस का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एसबीआई है, पीओ हो, क्लर्क हो या आईबीपीएस पीओ हो, इनके मेंस के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरआरबी में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा तो या तो एसबीआई क्लर्क पीओ में मिलेगा, या आईबीपीएस पीओ मेंस ओनली, या फिर आरबीआई ग्रेड, और कहीं नहीं मिलेगा। बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, देखिए मजा आता है इनको करने में। ठीक है, सारा कुछ डन। अब बात कर लेते हैं आगे की। ठीक, तो y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 6, m की वैल्यू 18। ठीक है, और अगर p क्यूब की बात करें तो इसकी एज कितनी आई है, ये आपकी 4z थी, 4z मतलब 6 चौक 24। नाउ अब यहां से पढ़िए, 4 equal cubes such that cube P is formed by cutting cube Q। अब इस पॉइंट को अगर हम पढ़ें तो यहां पर से आपको क्या करना है, जो P है, मान लो ये अगर P है तो बहुत बड़ा सा एक क्यूब रहा होगा Q, इसमें से P के 4 आइडेंटिकल पार्ट निकाले गए, यही तो कहने का मतलब है इनका। 4 equal cubes such as cube P is formed by cutting cube Q. A cone R of maximum volume is carved out. तो अब यहां तक y की तो बात हो गई है ना, अब हमें बात किसकी करनी है,
पी की, तो पी की तो एज लेंथ हमें पता है कितनी है, पी क्यूब की जो एज लेंथ है दैट इज जो भी साइड है वो है 24। ठीक, अब हमें पता है कि अगर ये पी आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, तो ये अगर 4z है तो ये भी 4z हुआ होगा। भाई ऐसे ही तो निकालोगे, इक्वल लेंथ के ही तो निकालोगे, ये एजेस भी तो इनकी इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगी। दैट इज व्हाट, अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू की साइड की बात करूं, क्यूब की, क्यू जो क्यूब है, क्यूब क्यू की साइड की, तो ये क्या होगी 24, 4z 24 है और ये भी 4z, मतलब 2 इंटू 4z दैट इज 2 इंटू 24। इसकी एज कितनी हो गई 48 सेंटीमीटर, जो क्यूब क्यू रहा होगा। यहां तक समझ आती है, कोई दिक्कत? अब आपसे कहा है कि यहां पर आपको कोण काटना है, तो कोण जब कट करोगे मैक्सिमम वॉल्यूम का, ये है क्यू, तो कुछ ऐसे ही कट करोगे, राइट? इस तरीके से मैक्सिमम वॉल्यूम का ऐसे ही तो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज हाइट, हाइट किसके इक्वल होगी, हाइट इज इक्वल टू व्हाट 4z प्लस 4z, मतलब इसकी जो एज है वो दैट इज हाइट इज 48 एंड रेडियस विल बी व्हाट दिस वन, ये कितना है 4z, 4z का मतलब 24। तो अब आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस तरीके का है, देख लीजिए। पाई में ही आंसर है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। पी की जो साइड है वो दी है 24, क्यू की साइड आपकी आ गई है 48। ठीक, तो आपसे बोला है इफ एस इज, यहां पर एस कर लेना, एस का जो वॉल्यूम है 1/6 ऑफ द आर का वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ कोन एस। तो पहले तो आर का वॉल्यूम क्या होगा, आर कोन है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई को नहीं छूना हमें, आर की वैल्यू, रेडियस कितनी है 24 दैट इज 24 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है आपकी 48, ये लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, रेडियस किसका, आर का, आर का वॉल्यूम आ गया। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसी को उठाना है, ओके, और एस का वॉल्यूम निकालना है। एस का वॉल्यूम क्या होगा, इसका 1/6, तो यहां पर आप 1/6 और कर दीजिए, तो ये हो गया 6 8 48, राइट। पाई को उधर फेंको, 24 गुणे 24 गुणे 8 बटे 3 गुणे पाई, ये आपका आंसर, 3 8 24। 8 से पहले 24 को मल्टीप्लाई करें, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19 गुणे 8 पाई, दिस इज योर आंसर। 8 दूनी 16, 8 ने 72 और 1 73, 8 एकम 8 7 15, 1536 पाई आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो यूनिट क्यूब आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। समझ गए? दिस इज व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यूब क्यू। 4 आइडेंटिकल काटे ऐसे, पी की एच 4z है तो आइडेंटिकल काट रहे, तो अगर ये 4z कटा तो ये भी 4z, मतलब 8z इज द एज लेंथ ऑफ क्यू, दिस इज द क्यूज लेंथ, दैट इज 2 इंटू 4z, जो 24 दूनी 48 इसलिए लिया। और हमें कोण काटना है, तो अगर ये क्यू है, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोण कैसे काटोगे, यही एक तरीका है जिसमें दिस इज द हाइट ऑफ कोण एंड ये मिड पे है, दैट इज दिस इज द रेडियस ऑफ कोण 24 एंड दिस इज 48। डन। आगे find the area of the remaining surface of cube P on which circles are drawn which is not enclosed by 4 bigger circle। मतलब इन्होंने ये वाला एरिया पूछा है, ये जो बचा हुआ एरिया है ये बता दे, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, भाई रेडियस बीच वाले सर्कल की भी पता है, कितनी है 3, इसकी रेडियस 6 पता है, इसकी रेडियस कितनी पता है 3। आप क्या करें, 4 गुणे पाई आर स्क्वायर बड़े वाले सर्कल की रेडियस प्लस पाई आर स्क्वायर छोटे सर्कल की रेडियस, माइनस कर दे टोटल में से। टोटल क्या है, क्यूब, पी क्यूब, और पी क्यूब की लेंथ कितनी है 24, मतलब इसका क्या हुआ, क्यूब का एरिया क्या होता है, एरिया की बात हो रही ना, सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, क्यूब के सरफेस एरिया में से माइनस कर दोगे, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया की ही बात कर रहा है यहाँ पर। और सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो यहाँ तो क्यूब का सिर्फ एक सरफेस लिया गया है, मतलब सिर्फ स्क्वायर शीट की बात हो रही होगी। ठीक है, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर नहीं लोगे, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ बोला है क्या, कि जो P आपने बोला है वन ऑफ इट सरफेस ऑफ
वन ऑफ इट सरफेस, मतलब क्यूब की एक सरफेस पे लिया तो सरफेस का एरिया, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होगा, दैट इज 24 गुणे 24। चलिए यहां पर चलते हैं अब आगे। तो जेड की वैल्यू, अब यहां पर अगर हम इसे जाएंगे भी तो हमें ये पता है कि ये रेडियस 6 है और ये y की वैल्यू 6 थी तो ये 3 आया, ओके। और ये p है और p में कितनी थी, 24 क्यूब की लेंथ थी। और हमें बोला है सरफेस एरिया, तो एक सतह पे बनाया है तो स्क्वायर है सतह, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a इंटू ए, दैट इज 24 इंटू 24, दैट इज इस पूरे शीट का एरिया 24 गुणे 24 ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया लगेगा। माइनस आप इसमें से क्या करोगे, 4 इंटू पाई, बड़े वाले जो रेडियस है उनका रेडियस कितना है 6, ये माइनस करोगे और माइनस क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर इस छोटे वाले सर्कल को, तो पाई, और इस केस में रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इसे सॉल्व करो, ये आपका आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। विच इज नॉट इनक्लोज्ड बाय 4 बिगर सर्कल, एक गलती मेरे से हुई है, तो ओनली विच इज नॉट इनक्लोज्ड बाय 4 बिगर सर्कल, मतलब इस वाले पॉइंट की बात नहीं करी है, ठीक है। तो सिर्फ 4 बिगर सर्कल की बात कर रहा है, मतलब ये पूरे एरिया की बात कर रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है इन्होंने, तीसरे वाले 5वें सर्कल को ऐड ही नहीं किया है ना, ठीक। ये जब करते जब इसको भी ये एडिशनल लेते, सो यही आपका आंसर होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 माइनस 4 इंटू 36 इंटू पाई, ठीक है। अब ये 4 माइनस पाई दिख रहा है तो इसको 36 में पक्का ब्रेक करना पड़ेगा, तो 576, 4 कॉमन लोगे, 4 एकम 4 चौक 16, 4 चौक 16, 144, और ये भी क्या है 4 छंग 24, 4 दिया 12 13 14, ये भी 144 है, तो 144 पाई ये रहा, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 144, तो यहाँ से 144 आप कॉमन ले लीजिए, आपका 4 माइनस पाई आंसर, दैट इज दिस वन। एक तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, क्या पॉइंट्स दिए गए, इज इट क्लियर? Yes, only big circle in a question, so don't include small circle. R का तो हम निकाल चुके, इन्होंने क्या बोला है A और B के बारे में, अ सिलेंडर, ओके ओके, चलो कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन को कर लो। अ सिलेंडर ए ऑफ हाइट y सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी y सेंटीमीटर, दैट इज y की वैल्यू तो 6 आई थी, एंड रेडियस इसके ये तो पता नहीं है, is completely filled with water. Another cylinder B of maximum volume is carved out from P. तो P में से एक मैक्सिमम वैल्यू का, अगर हम सिलेंडर कट करेंगे P में से मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो कुछ ऐसे ही तो कट करेंगे, राइट। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी ये, और रेडियस हो जाएगी ये, और अगर ये हाइट है दैट इज पूरी है 24 और ये आधी है तो ये 12 हो गई बी के लिए। तो बी के लिए आपका सीन क्लियर है कि नहीं, बताओ। बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल आपका आ जाएगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 यूज करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। आगे देखें क्या बोला है, सच दैट बेस ऑफ सिलेंडर इज सेम एज स्मॉलर सर्कल। ओहो, मैक्सिमम वॉल्यूम का काटना है, बट इन्होंने यहाँ पर एक चीज बोल दी है कि जो आपका बेस है वो क्या है, स्मॉलर सर्कल ड्रॉन ऑन क्यूब पी। तो बेस कितना है स्मॉलर सर्कल का, सेम एज स्मॉलर सर्कल ड्रॉन, तो स्मॉलर सर्कल तो ये था और इसका बेस कितना था y, दैट इज 6, यही था, यहां से तो कुछ और ज्यादा था नहीं, ठीक। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए हमें जाना है, और बेस अगर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगी, ठीक है। जो हमने वहां पर किया हुआ है वो चीज गलत है, जो आप बी कट कर रहे हो उसके बारे में बोला है, सच दैट बेस ऑफ सिलेंडर इज सेम एज स्मॉलर सर्कल ड्रॉन ऑन क्यूब पी, तो इस तरीके का बनेगा कुछ, मैक्सिमम यही एक तरीका हो सकता है जिसमें ये बीच वाला पूरा, तो ये y है तो दिस इज 3 क्योंकि ये 6 था पूरा, और हाइट की बात करें तो वो तो 24 ही रहेगी,
ठीक, तो यहां से आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम बी के वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा बताओ। बी के वॉल्यूम की बात करें, सो दिस इज सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बोला है 3 रखिए। रेडियस आपकी है कितनी, वाई बेस है तो पूरा डायमीटर वाई, तो रेडियस इज 3, दैट इज 3 का स्क्वायर, क्योंकि वाई की वैल्यू 6 है, इसका आधा जाएगा। और हाइट इज सेम बिकॉज मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम उसका काटना है, तो वो एज पूरा पी में 24 था। तो 3 तरह का 9 त्रिक 27, या फिर 3 तरह का 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21 गुणे 3, तो 3 18, 3 एकम 3 4, 3 दूनी 6, 648, या फिर 216 पाई वी कैन से। ठीक है, बी का वॉल्यूम। तो 648 आ गया आपका बी का वॉल्यूम। नाउ अब आगे बोला है यहाँ से सिलेंडर बी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन सिलेंडर ए। तो सिलेंडर ए बड़ा है, ओके, और इसमें ये ए है, तो इसमें बी को डाल दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बी इसके अंदर आ गया, छोटा सा या जो भी जितना भी साइज का रहा होगा। तो इन्होंने बोला है क्या, सच दैट अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इज 5184। अब अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो रही है, अंदर पूरा भरा था, दैट इज वॉल्यूम की बात हो रही होगी। तो सिलेंडर में से अगर सिलेंडर ए के वॉल्यूम में से सिलेंडर बी के वॉल्यूम को माइनस कर दे, देन आई विल गेट वाटर लेफ्ट, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम का ही तो डिफरेंस आएगा यहाँ पर, और कुछ नया थोड़ी है। ये बात समझ में आती है, यहां तक कोई दिक्कत? तो आप अब सीधे इस वाले केस में क्या था, y is height, that is height is for cylinder A, height is 6 and radius is k। तो अगर सिलेंडर A के वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई में आंसर आ रहा है नहीं, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू है के स्क्वायर और एच है 6, यही आएगा। तो ए के वॉल्यूम में से आप बी का वॉल्यूम माइनस करिए, दैट इज 3 के स्क्वायर इंटू 6 का मतलब कितना हुआ, 6 त्रिक 18 के स्क्वायर। सीधे सीधे इस सबको हटा रही हूं मैं, ए का वॉल्यूम और बी का वॉल्यूम आपको पता है, तो आपको कुछ नहीं करना। ए का वॉल्यूम माइनस बी का वॉल्यूम इज इक्वल टू वाटर लेफ्ट 5184। ठीक है, और ए का वॉल्यूम कितना आपका आया हुआ है, ये भी आपने अभी निकाला हुआ है। तो इसकी वैल्यू आई थी 6 त्रिक 18 के स्क्वायर, माइनस बी का वॉल्यूम इज 648 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5184। ऐड करिए, 8 4 12, यहाँ पर 8 4 12 और 1 13, 6 7 और 1 8, 5832 18 के स्क्वायर। दिस इज 18 का क्यूब, दैट इज 324 रिमेनिंग, के स्क्वायर इज दिस वन, सो के इज इक्वल टू 18। बोला क्या था, के की वैल्यू बता दो, नन ऑफ दीज आपका हो जाएगा। मतलब बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि के की वैल्यू आ भी रही है, वो भी आंसर में आपकी नहीं है। ठीक, समझ गए? मैथ स्कोरिंग नहीं आ रहा है, इट्स ओके, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है तो पहले अपना लेवल इंक्रीज करिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाइए। जब माइंड डेवलप होगा तो प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे, अपने आप स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, जिनके स्कोर नहीं बढ़ रहे उनका रीजन ये है कि वो गुड मटेरियल डेली बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करते। कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है उसके लिए क्लासेस हैं। अब ये बोला सिलेंडर पी, सिलेंडर कार्व्ड आउट फ्रॉम पी सच दैट बेस ऑफ सिलेंडर सेम एज स्मॉलर सर्कल ड्रॉन इन पी, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो हमने 216 पाई निकाला था वही है, क्योंकि बेस सेम है, y इज इक्वल टू 6, तो मतलब रेडियस आपकी 3 हो गई और 24, तो सेम 216 पाई। इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, ये डन हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्यू। तो क्यूब क्यू की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, क्यू में हमारी लेंथ कितनी आई थी, 24 दूनी 48। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी क्यूब का, 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर, दैट इज आंसर विल बी 6 इंटू 48 का स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो 48 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 2 64, 6 एलसीएम, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 64, 6 4 10, हासिल लगा 1 7 7 हो गया, और 4 चौक 16, 16 और 7 कितना हुआ, 6 7 13, दैट इज 2304। ठीक है, 2304 गुणे 6 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 13824, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर? सारे मेथड्स मैंने आपको बताए हुए हैं, तो इतनी जल्दी कैलकुलेशन करना है, आपके सामने मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करिए, अच्छा है।
ध्यान से पढ़ के करना, टफ नहीं है, बस समझ के करना क्योंकि कंफ्यूज हो गए। A survey conducted among Z number of people about their liking among 3 products PQR. जगह दी है क्या इस क्वेश्चन में? अगले पेज पे नहीं दी, देखो ये गलत चीज है। People like P is twice as that of R, while people like those P 60% less than Q. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से क्या किया है, इनका रिलेशन बता दिया है कि कौन से किस तरीके से लाइक करते हैं। तो अगर आपको पी क्यू आर का रिश्ता बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ? पी के जो है ट्वाइस ऑफ आर है एंड पीपल हु लाइक पी इज 60% लेस देन क्यू। 60% लेस देन क्यू, अगर ये 100 है तो ये 60 कम मतलब 40 हुआ। तो इन दोनों का रेशियो कितना हुआ? 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। और P का बोला है ट्वाइस है R का, मतलब अगर ये दुगना है तो ये 1 गुना हुआ। तो 2:5:1 का रेशियो आया। ठीक, अब R में क्या बोला है? R में जो नंबर ऑफ मेल्स हैं वो फीमेल से इतने मोर है, तो 33.33% 1/3 होता है। 100 प्लस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे, दैट इज 4/3। बट इसका भी मोर बोला है तो 1 + 4/3 करेंगे, दैट इज 4 3 7/3 बोल रहे हैं। तो मेल जो है फीमेल का 7/3 है, दैट इज 7:3 का रेशियो। आगे नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक एनीथिंग 20%। ठीक है, तो 20% कुछ भी लाइक नहीं करते, तो मतलब PQR में अगर देखें तो ये सारे क्या होंगे? 80% जो कुछ भी लाइक कर रहे होंगे, क्योंकि 100 में से 20% कुछ लाइक नहीं करते, तो 80% लाइक वाले हो गए। अब आगे क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन पीपल लाइक P एंड Q 150। A इज द नंबर ऑफ फीमेल लाइक R, तो फीमेल ये जो है फीमेल A को दर्शाएगा, एंड द B इज नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट, दैट इज जो 20% वाला पार्ट है वो B को डोनेट करेगा। मतलब अब इसके अलावा क्या है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2A + B, कंसीडर नो पर्सन कैन लाइक मोर देन 1 प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही बोला है कि आप इसको वेन डायग्राम की तरह ना लेना, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक ही बंदा लाइक करता है, मोर देन 1 नहीं लाइक करते। सो एज इट इज जाएंगे P, और किसका डिफरेंस दिया था हमें? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक P एंड Q, दैट इज इसका डिफरेंस 3 यूनिट, और इसकी वैल्यू 150 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो PQR के बंदे भी आ गए, ये 2 पंचे 10, मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी 100, 2 के रेस्पेक्ट में 5 5 25 ये हो गई, और ये 50 हो गए। तो टोटल पीपल 250 और ये 300 400, तो 80% पीपल हैं जो लाइक करते हैं, और ये है टोटल 400। तो जो लाइक नहीं करते हैं वो है 20%, तो ये आ गई B की वैल्यू, दैट इज 4 से डिवाइड करोगे 100, तो B की वैल्यू आ गई 100। A क्या थी? R टोटल 50 थे, 7 3 10 यूनिट में बांटोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 × 5 = 35 और 3 × 5 = 15, तो A की वैल्यू थी फीमेल, दैट इज 15। सो A + 2A + B पूछा है, तो 2A + B का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पर? 15 दूनी 30 और प्लस 100, दैट इज 130। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? राइट, मजा आया? चलो, घुमाने वाली क्लास है आज थोड़ा सा। ये आपका पूरा मॉक 9 यूट्यूब पे करवा दिया मैंने, ठीक है? ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से करना, नहीं घूम जाओगे। दिमाग से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं दिमाग लगाओगे तो दिक्कत है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, परेशान ना हो, इसके बाद एंड कर देंगे क्लास। थकना नहीं है, ठीक? थकान हो रही तुम लोग को, मुझे पता है। Time taken by a boat to cover from point P to point Q and back point P। ठीक है, तो P से Q जा रहे हो एंड लौट के आ रहे हो, मतलब गए और आए। टोटल टाइम इज Z hours, टोटल टाइम दैट इज अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का टोटल टाइम आपको दिया हुआ है।
ठीक है। नाउ अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो भी दे दिया इस 50%, दैट इज रेशियो इज 1:2। तो अगर स्पीड का रेशियो इतना है और सेम डिस्टेंस जा रहा है, सेम आ रहा है, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, राइट। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। और टाइम टोटल कितना है 2 और 1 3 यूनिट है। इसकी वैल्यू कितनी दी है z घंटे। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई z/3 आवर्स। तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना लग गया बहन, यहाँ पर हो गया ये 2z/3 आवर्स, ओके। और यहाँ पर ये कितना हो गया डाउन स्ट्रीम का टाइम z/3 आवर्स, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे एक और सरदर्द दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको हम धारा की दिशा कहते हैं, ये 30/y दे रखी है, ओके। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बता दो, दैट इज x की वैल्यू, जो हम बोट की स्पीड मानते थे। और आपको z/y भी दिया हुआ है 3/2, ठीक है। तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं 2/3 z भी तो लिख सकते हैं, अगर इन एनी केस हमें जरूरत हो। तो अगर हम यहाँ से a का भी फॉर्मेट देख लें तो ये क्या हो जाएगा आपका 30/2/3 z, दैट इज यहाँ से इसको काटोगे 15 15 या 45, इस तरीके से कुछ आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2z/3, z/y क्या है 3/2, ठीक है। ये बात का केस है, अगर हमें देखना होगा तो हम इस चीज पे भी प्रकाश डाल लेंगे, इट्स अप टू मी कि हम कैसे जाना चाहते हैं, ठीक। अब आगे डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, इसकी बहुत जरूरत थी, दिस इज z+30 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको दी गई है, कितनी है z+30 किलोमीटर। तो नाउ अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं आपसे अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, ओके। और स्पीड इज इक्वल टू अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो इसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो आपको पता ही है कितनी होगी। तो बस उसी चीज को आपको यहां पर करना है सॉल्व, तो इसे हटाओ। अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी आपको ट्रेवल करनी है, अप स्ट्रीम में z+30 जाओगे, और कितने अप स्ट्रीम टाइम से जाओगे, अप स्ट्रीम का टाइम कितना है 2z/3। तो दिस इज व्हाट, ये आपका आया 3/2z, और ये हो गया z+30। यहां तक कोई दिक्कत बताओ। सेम अगर हम डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो वो क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम में 1:2 का रेशियो, तो इसका दुगना कर दें। और अगर आप इसका दुगना करेंगे तो 2 इंटू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज डायरेक्टली वी कैन से 3/z z+30, ठीक। और अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता है ना, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, ये होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाय 2, ओके। और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 में से अगर 3z+30 कॉमन ले ले, देन आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 1/z माइनस 1/2z। तो 1/z में से 1/2z मतलब किसी भी पूरी संख्या में से आधी माइनस करोगे, देन यू विल गेट 1/2z ना। तो आप कॉमन ले लीजिए 3z+30 और बचा क्या 1/2z, दैट इज 2z, और ये बाय 2 का 2 अलग से रहा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई z के फॉर्मेट में, सेम a की वैल्यू z के फॉर्मेट में इधर है, इक्वल कर दीजिए, z की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और z आ गया तो x भी आपका आ जाएगा, ठीक। बस इसे हटा दो यहां से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन वेरिएबल्स में था इसलिए दिक्कत है, हमने कुछ नहीं किया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है d-u/2, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकाल के हमने टोटल z के फॉर्मेट में सब निकाल के और a की वैल्यू दी थी उसके बराबर, मतलब वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के इक्वल कर दिया, राइट। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लगी थी, a की वैल्यू थी 30/y जो कि हमें दी थी, y की वैल्यू हमने रखी क्या आपकी 2/3z, तो हमें यहाँ से मिला 90z/2, तो a की वैल्यू हो गई 90z/2 अकॉर्डिंग टू लास्ट वन। और ये कितनी आ रही है यहाँ से वैल्यू 3/4z, और ये हो गया z+30। तो यहाँ से z कैंसिल आउट, ये 30 बार गया, 4 × 12 120 इज इक्वल टू z+30। सो z की वैल्यू 9 × 3 12 दैट इज 90, z की वैल्यू 90 आ गई। तो यहाँ से आप एक चीज बताएं, आपको रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो कितना था स्पीड का, ये था आपके पास 1:2 का। तो x और a का रेशियो कितना होगा d+u/2, that is this is 2 + 1 3 and this is 2 - 1 1। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, यहाँ पर जब 90 की वैल्यू आप रखोगे तो a इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा 90/2, और ये आपका z की वैल्यू कितनी आई है 90,
कुछ गड़बड़ सी क्यों आ रही है? जेड की वैल्यू गड़बड़ आई है ना हमारी कुछ? एक बार चेक करो क्या गलत किया है हमने। कुछ तो गलत कर दिया भाई। 90 बाय ओके ओके, हमने ना यहाँ पर इस 2 को इग्नोर कर दिया। दिस इज 90 बाय 2z, दिस इज 90 बाय 2z, ठीक है। यहाँ पर ये गलती हमसे हुई है। तो अगर यहाँ पर इंटू 2 है, सो दिस इज 2 2 ज़ा 4, तो ये 60 आएगी वैल्यू। और अगर ये 60 आएगी तो z की वैल्यू 30 हो जाएगी। और z की वैल्यू 30 है तो भी तो गड़बड़ आ रही है। अगर z की वैल्यू हम 30 रखेंगे, z की वैल्यू अगर 30 रखोगे तो z बाय वाई इज इक्वल टू 3/2। z की वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू 20 होगी, y की वैल्यू 20 हो गई। और a क्या है आपका 30/y, तो a की वैल्यू हो जाएगी 30/20, मतलब 1.5। और a की वैल्यू अगर 1.5 है तो 3 की वैल्यू 15 दिया 45, 4.5 होगी। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, तो वेरिएबल्स का जो सब्सटीट्यूशन है वो थोड़ा सा गंदा वाला पार्ट है जो हमें समझना है। सिद्धार्थ, उषा, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के जो लेवल थे वो थोड़े से अच्छे थे, माइंड अप हो रहा है अबाउ। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी लोग रिकॉर्डेड देखे मुझे बताना क्लास कैसी लगी, सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। और SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है, आप लोग तैयारी पूरी रखिए। ये जो भी 16-17 क्लासेस करवाई हैं एक तरीके के आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर है, तो इनको करना जरूर, कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि सारी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कुछ टफ भी मिलेंगी, कुछ एग्जैक्ट लेवल भी मिलेंगी। ये मत घबराना कि ये टफ है तो उसको छोड़ दे,